हेलो दोस्तों, आपके लिए रेलवे के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 1 वीडियो डाउनलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 वीडियो है केमिस्ट्री का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन परमाणु की मौजूद होते हैं। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन परमाणु कितने मौजूद होते हैं? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। एसिटिक एसिड के अगर फार्मूला की बात करें तो देखिए CH3COOH होता है। ठीक है, अब आप लोग बता सकते हैं, बताइए इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। अगर यही प्रश्न में कहता कि कार्बन परमाणु कितने हैं, मतलब C कितने हैं, तो कार्बन कितने हैं? 2। तो आंसर क्या हो जाता? 2। अगर हाइड्रोजन की बात करता तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो आंसर क्या हो जाता? 4। लेकिन क्या पूछा हमारा? ऑक्सीजन परमाणु पूछा है, तो ऑक्सीजन 2 है, इसलिए ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, अगर परमाणु द्रव्यमान करें कितना, देखिए 69 ग्राम है, तो सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? अगर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो सोडियम का देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा? एटॉमिक नंबर की बात करें अगर सोडियम का तो कितना होता है? 11 होता है, यानी परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। ठीक है, और जब परमाणु क्रमांक इसका 11 है, तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? देखिए कौन सी संख्या है? विषम संख्या ना, तो इसके लिए क्या होता है? 2n+1 का रूल होता है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 2 × 11 प्लस का 1 कर दें, कितना हो जाएगा? 23। कितना हो जाएगा आपका? 23। या तो इस ऑप्शन से लगा लें, या तो आप निकाल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? भार बटे मोल होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू जो होता है, परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? भार बटे क्या होता है? मोल होता है। भार बटे मोल। तो देखिए भार कितना दिया है? 69। भार कितना दिया है? 69। और मोल कितना दिया है? 3। तो जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 23 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? हीलियम के 64 ग्राम। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, यानी कि परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन 1 होता है, हीलियम कितना होता है? 2। अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो परमाणु भार कितना होगा? 4 होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा होता है परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका? परमाणु भार होता है। ठीक है, अब क्या पूछा? 64 ग्राम है, कितने मोल मौजूद होंगे? तो मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? भार बटे अणु भार। क्या होता है? भार बटे अणु भार। देखिए तो मोलों की संख्या इक्वल टू जो हो जाएगा, मोलों की संख्या इक्वल टू भार बटे अणु भार। देखिए भार कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम। अणु भार कितना है? 4। तो देखिए भार दिया है 64 और अणु भार कितना है? 4। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौको 64। तो कितना हो जाएगा हमारा? 16 मोल्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम, नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं? परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। देखिए नाइट्रिक एसिड का फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए जो नाइट्रिक एसिड का अगर फार्मूला की बात करें तो क्या होता है? HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3। अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, यानी कि परमाणु भार की बात करें, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, एक बार है तो 1 लिख दें। नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 14 दिया ही है तो 14 लिख दें। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का एटम का 16 होता है, 3 है, तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, यानी कि 16 गुणे कितना कर देंगे? 3 कर देंगे। तो देखिए टोटल अगर 63 से कितना होगा? 48 हो गया। अगर 48 में क्या करें? 15 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 63। अब 63 ग्राम है, 63 ग्राम में मोलों की संख्या निकालना है, तो मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता था? भार बटे अणु भार, यानी कि 63 बटे क्या कर देंगे? 63 कर देंगे। तो 63 से 63 कट गया तो कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। अब कह रहे कितने अणु मौजूद हैं? कितने अणु मौजूद हैं? अब देखिए अणु की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मोल निकाल लिए। अगर अणु की बात करें तो अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है?
मोलों की संख्या मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक। क्या होता है? अणुओं की संख्या इक्वल टू, अगर बात करें अणुओं की संख्या, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अणुओं की संख्या इक्वल टू अगर बात करें तो क्या होता है? मोलों की संख्या, क्या होता है? मोल की संख्या मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक होता है। और अवोगाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 होता है। तो देखिए अगर 1 में हम 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 से गुणा करें तो कितने अणु आ जाएंगे? इतना ही तो आएंगे, 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? देखिए कॉपर का कितना अणु है? कॉपर का एक अणु है। कितना अणु है? एक अणु है। एक अणु में कह रहा है कितने परमाणु होते हैं। अब देखिए एक अणु में कितने परमाणु, अगर कॉपर का एक अणु होगा तो परमाणुओं की संख्या कितना होगा सर? अवोगाद्रो स्थिरांक के क्या होता है? बराबर होता है। और अवोगाद्रो स्थिरांक किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? अच्छा, मोलों की संख्या इक्वल टू हमने क्या बताया? भार बटे अणु भार। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है? अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले का तो क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। अब देखिए पहले इसका परमाणु भार निकालना है, तो परमाणु भार कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 बार है तो 2 से। सल्फर का कितना? देखिए फास्फोरस 15 होता है, सल्फर 16। 16 कौन सा नंबर है आपका? सम संख्या है ना, तो सम संख्या के लिए क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं, तो 16 दूना कितना हो गया? 32 हो गया। ऑक्सीजन का कितना? एक ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें कितना होता है? 8 होता है। और 8 कौन सी संख्या है? सम संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, 16 हो जाएगा। और 16 में क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार है, तो 16 गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। जोड़ लेंगे, देखिए 2 हो गया और 32 2 कितना हो जाएगा आपका? 34 हो जाएगा। और 34 में प्लस क्या कर देंगे हम? 64 को जोड़ लेंगे। अगर 34 में 64 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 4 4 8 हो गया और 6 3 कितना हो गया? 9 हो गया, 98 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बटे अणु भार। क्या होता है? भार बटे अणु भार। अब देखिए हम भार भी निकाल दिए। भार यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 25 ग्राम, और अणु भार कितना है? 98। 25 में 98 से भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका? 0.255 आएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 कण शामिल हैं। यदि CO2 में 3.015 10 पे पावर 23 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणुओं की संख्या कितनी है? हमें क्या निकालना है? अणुओं की संख्या निकालना है। क्या निकालना है इस प्रश्न में? अणुओं की संख्या निकालना है। अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है? अणुओं की संख्या इक्वल टू बात करें तो क्या होगा? जिसमें जितने कण मौजूद हैं और अपन में क्या करें? अवोगाद्रो स्थिरांक कर दें। जितने कण मौजूद हैं और अणुओं की संख्या इक्वल टू, फार्मूला जो होता है ध्यान में रखें दोस्तों, अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या? अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है? कणों की संख्या, किसकी संख्या? कण की संख्या, और अपान में क्या होता है? अवोगाद्रो स्थिरांक होता है। क्या होता है? अवोगाद्रो स्थिरांक। तो देखिए कणों की संख्या कितना दिया है? 3.0115 कितना दिया है? 3.0115 इंटू 10 पे पावर 23। अवोगाद्रो स्थिरांक कितना होता है? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। अब देखिए 23 से 23 क्या हो जाएगा? कैंसिल नहीं होगा, मतलब पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 6 में क्या करें? 3 से हम भाग कर लें। अगर 6 में हम 3 से भाग करें, ठीक है, 6 में 3 से भाग करें तो कितना आ जाएगा हमारा? लगभग बात करें तो 0.5 मोल के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 होगा, 30 में भाग करेंगे तो 0.5 के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है SO2, जो SO2 है, SO2 को हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। कि 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होंगे?
देखिए परमाणुओं की बात करें तो परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू होता है मोलों की संख्या मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक। क्या होता है, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है, मोलों की संख्या मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक। देखिए तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे परमाणु की संख्या इक्वल टू क्या, मोलों की संख्या, यानी कि मोल की संख्या हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाद्रो स्थिरांक। अब देखिए मोल कितना दिया है सर, 0.6 दिया है, तो 0.6 कर देंगे। अवोगाद्रो स्थिरांक का मान कितना है, अवोगाद्रो स्थिरांक का जो मान है कितना है, 6.022 इंटू 10 पे पावर क्या है 23 है। अब देखिए इसका अगर गुणा करेंगे, अगर इसका गुणा कर दें तो देखिए ये क्या होगा 23, अगर 23 से एक पावर उतारेंगे 6 हो जाएगा, और 6 में 6 का गुणा कर देंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 3.613 इंटू 10 पे पावर 22 आ जाएगा, जो हमारा आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होंगे। हमने बताया आप लोगों को कि जो मोलों की संख्या होती है किसके बराबर होता है, मोलों की संख्या इक्वल टू भार बटे अणु भार। अब हीलियम है, अब आप बताएं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2, तो परमाणु भार कितना होगा। अगर इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या का परमाणु भार क्या होता है, तो हमने बताया था 2n, यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होंगे, मोलों की संख्या इक्वल टू आपको बताया गया था, मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। अगर भार बटे अणु भार देखें 54 ग्राम है, कितना है 54 ग्राम है, और भाग करना है हमको 4 से, तो बताइए कितना आएगा। देखिए अगर 54 ग्राम है 4 से भाग करेंगे तो 4 इकन्नी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 14 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया, और कितना बचेगा, 2 4 बचे कितना हो गया 20, यानी कि 13.5 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13.5 मोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है KCl, यानी कि इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के 0.5 मोल में कितने अणु मौजूद होंगे। अब देखिए KCl के 0.5 मोल में कितने अणु मौजूद होंगे। अब अणुओं की संख्या कह रहे हैं, तो अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है, मोलों की संख्या मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक, बताया गया है। देखिए तो अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला, अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है, मोलों की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या। तो जो मोल की संख्या होती है, मोल की संख्या और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक। मोल कितना दिया है सर, मोल दिया 0.5, यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं 0.5 को। अवोगाद्रो स्थिरांक कितना है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। अब इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6.0 तो 3.0122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा 3.01 10 पे पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ 22 दिया हुआ है और कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे CO2 के 10 मोल में द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान देखिए CO2 का अगर जो अणुभार देखें, क्या देखें, CO2 का अगर अणुभार देखें तो CO2 कार्बन कितना 6 का कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन के एटम का कितना होता है 16, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 32, यहाँ पे 32 लिख दिए, कितना हो गया 44, कितना हो जाएगा 44, 12 और 32 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है कि द्रव्यमान निकालना है। देखिए द्रव्यमान जो होता है, अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, मोलों की संख्या मल्टीप्लाई अणु भार। क्या होता है, मोलों की संख्या, मोल की संख्या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सर, अणु भार। क्या हो जाएगा, अणु भार। अगर मोलों की संख्या की बात करें सर, तो मोलों की संख्या कितना है 10 है, और अणु भार कितना है सर 44 है, तो बताएं कितना होगा सर 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 440, जो कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें सर, तो अवोगाद्रो संख्या Na इक्वल टू कितना दिया है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मोल है। तो किस त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या है। देखिए 0.1 मोल दिया हुआ है, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या, देखिए
अभी बताएं आपको, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू होता है मोलों की संख्या मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक। अब देखिए 0.1 है तो एक पावर उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 6.02 × 10⁻22 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। देखिए क्योंकि हमने बताया है क्या, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल की संख्या, मोल कितना है 0.1 मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23। अब 0.1 से गुणा करेंगे तो एक पावर उतर जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻22, जो कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं CH4 को देखिए मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मेथेन कहते हैं। तो CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। अब देखिए 0.1 मोल दिया हुआ है, पहले CH4 का हम क्या निकालना है, अणु भार निकालना है। CH4 का अगर अणु भार की बात करें, CH4 का अणु भार की अगर बात करें तो देखिए अणु भार जो होगा कार्बन का कितना होता है सर, कार्बन की बात करें सर 12 हो जाएगा, 6 होता है 12, और हाइड्रोजन कितना हो गया सर 4 हो गया। तो 12 4 की बात करें कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। और मास का जो बात की हमने, मास का बात किया क्या, मोलों की संख्या मल्टीप्लाई क्या होता था, अच्छा मोलों की संख्या मल्टीप्लाई क्या हो जाता था, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणु भार। क्या होता था, अणु भार। अब बताइए अगर अणु भार 16 0.1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0.1 मल्टीप्लाई 116, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम। कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो बताइए कि प्रत्येक तत्व की एक मूल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। प्रत्येक तत्व के कितने मोल हैं, 1 मोल है, तो कौन सा कथन सही होगा। देखिए 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं। देखिए 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं। अब देखिए परमाणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू होता है मोलों की संख्या मल्टीप्लाई अवोगाद्रो स्थिरांक। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान, देखिए अगर जो परमाणु द्रव्यमान उसका 12 दिया हुआ है तो वेट पे डिपेंड करेगा, वेट तो इक्वल कर दिया उसने। ठीक है, तो ये बातें क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बी ऑप्शन की बात करें तो 1 मोल में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं। देखिए 1 मोल में कह रहा है 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन के 3 गुना परमाणु होते हैं। देखिए ये भी बातें क्या है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, देखिए आंसर देखिए ऑप्शन में यहाँ नहीं है, क्योंकि इसके 4 ऑप्शन होंगे, 2 ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन कट गया है। ठीक है, तो हम आपको क्या करते हैं, इसका आंसर बताते हैं। कार्बन परमाणु द्रव्यमान 12 है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। अगर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है तो मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणु भार। देखिए अगर भार इसका x हो गया तो इसका x बटे 12 हो गया। समझ में आ गई बातें। और कितना हीलियम का, ये किसका हो गया सर, कार्बन का। ये कार्बन का आपका मोल हो गया, किसका मोल हो गया, कार्बन का मोल हो गया। अगर हीलियम का मोल की बात करें, हीलियम का मोल की बात करें तो जो हीलियम का मोल होगा वो क्या हो जाएगा, अगर उसका भी x है तो x बटे 4 हो जाएगा। तो बताइए किसमें अधिक होगा, किसमें अधिक होगा, परमाणुओं की संख्या, जिसका अणु भार क्या होगा, कम होगा। अगर दोनों x है तो जिसका अणु भार कम होगा उसमें मोलों की संख्या क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका सही क्या होगा, हीलियम परमाणु में जो हीलियम होगा, हीलियम में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। कार्बन में परमाणुओं की संख्या क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया दोस्तों। क्योंकि अगर भार इक्वल हो जाएगा, अगर भार इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, भार इक्वल हो जाएगा तो जिसका मोल अधिक होगा उसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक तत्व के 1 मोल है तो निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। अगर प्रत्येक तत्व के 1 मोल है, दोनों तत्वों के 1 मोल है तो दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों। पर अगर प्रत्येक तत्व के 1 मोल है, मान लीजिए कार्बन के भी 1 मोल हो गए, हीलियम के भी क्या हो गए, 1 मोल हो गए, तो परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होगी, अवोगाद्रो स्थिरांक के बराबर होगी। अगर प्रश्न में कहता कि क्या है, दोनों के तत्व के 1-1 ग्राम है तो किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है, तो आप क्या लगाते हैं, हीलियम में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती, कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती। क्यों, क्योंकि कार्बन के नंबर ऑफ मोल क्या है, कम है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं।
पानी के क्या 1 मोल है। जब किसी भी प्रश्न में 1 मोल की बात करें, जब किसी भी प्रश्न में 1 मोल की बात करें, अणु पूछे या परमाणु कह दे, तो परमाणुओं की जो संख्या होगी कितने बराबर होगी सर? अवोगाद्रो स्थिरांक के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? अवोगाद्रो स्थिरांक की। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न में 1 मोल की बात कर दिया ना, तो परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होगी? अवोगाद्रो स्थिरांक के बराबर होगी। अब बताइए कितने अणु हो जाएंगे सर? 6.02 × 10⁻23 अणु हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6.02 × 10⁻23 अणु हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 EU है, तो सल्फर के 16 ग्राम में मात्रा मोलों की संख्या। देखिए सल्फर के 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या। देखिए हम जानते हैं क्या मोल इक्वल टू क्या होता है सर? मोल इक्वल टू भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है? भार बटे अणु भार। अब देखिए भार बटे, अगर अणु भार की बात करें हम, देखिए भार बटे अणु भार की बात करें तो भार कितना है सर? भार कितना है? देखिए भार कितना दिया सर? भार दिया आपका 16 ग्राम, तो क्या करेंगे 16 ग्राम। अणु भार कितना दिया है? 32, तो 32 भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो सल्फर का मोल कितना हो गया? 0.5। ठीक है, याद रखें दोस्तों, जो मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? 60 ग्राम हीलियम है, तो हीलियम का देखो, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। नंबर ऑफ मोल की बात करें, मोलों की संख्या की बात करें दोस्तों, देखिए मोल की संख्या की बात करें तो मोल की संख्या इक्वल टू क्या होता है? आप बोलेंगे सर भार बटे अणु भार होता है। क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। अगर भार की बात करें तो कितना दिया है सर? देखिए 60 ग्राम दिया हुआ है, तो 60 हो गया। पर अणु भार कितना है? 4 है, तो 4 से भाग कर देंगे। तो बताइए सर कितना मोल आएगा? 15 चौक को 60 होता है। कितने मोल आएंगे सर? 15 मोल आएंगे। कितने मोल आएंगे? 15 मोल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले हम ये जानना है कि 540 ग्राम जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है? पहले ग्लूकोज का, ग्लूकोज की फार्मूला की बात करें तो देखिए C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। अगर अणु भार की बात करें, अणु भार की बात करें तो एक कार्बन का होता है 12 है, तो 6 कार्बन है, तो कितने हो जाएंगे सर? 12 छक्के 72। कितने हो जाएंगे? 72। अब देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 है, तो कितने हो जाएंगे सर? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है सर? एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 6 ऑक्सीजन है, तो 16 छक्का कितना होता है? 96। क्या करेंगे? 96। पूरा को जोड़ लेंगे सर तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। अब मोल निकालना है, मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है? भार बटे अणु भार। तो लिखेंगे मोलों की संख्या इक्वल टू क्या? भार बटे अणु भार, यानी कि 540 बटे क्या करेंगे? 180 करेंगे। 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल हो गया। 18 3 54, यानी कितने मोल हो जाएंगे सर? 3 मोल हो जाएंगे। कितने मोल हो जाएंगे? 3 मोल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम के 52 kg में अणु उपस्थित होते हैं। अब हीलियम के 52 kg में हमें क्या बताना है? कितने अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, अणु की संख्या इक्वल टू देखें तो अणुओं की संख्या इक्वल टू जो होता है, अणु की संख्या इक्वल टू क्या होता है? भार बटे अणु भार। क्या होता है? भार बटे अणु भार। अगर भार की बात करें तो कितना दिया है? भार की बात करें तो दिया है आपका 52 kg, तो 52 लिख देंगे। अणु भार कितना होता है? हीलियम का 4 होता है, तो 4 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 13 चौक को 52 होता है, तो कितना आ जाएगा? आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवोगाद्रो संख्या Na का अर्थ क्या होता है? अगर अवोगाद्रो संख्या Na के अर्थ की बात करें, अवोगाद्रो संख्या Na की अगर अर्थ की बात करें तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। देखिए बात गलत दिया हुआ, किसी भी तत्व में 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। देखिए किसी भी तत्व में 1 ग्राम में परमाणुओं की जो संख्या होती है क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या होता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ये बातें क्या? ये भी गलत है। 1 ग्राम सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी बातें क्या है? हमारा गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अवोगाद्रो संख्या का समतुल्य है, मतलब अवोगाद्रो संख्या का मान कह रहे हैं कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना है। अगर अवोगाद्रो संख्या की मान की बात करें 6.022
10 पे पावर 23 होता है, यही अवगाद्रो संख्या के क्या है, समतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं अवगाद्रो संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है, मतलब अवगाद्रो संख्या को किससे निरूपित कर, देखिए दोस्तों, अवगाद्रो संख्या को निरूपित करने की बात करें n0 से भी कर सकते हैं और na से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, na से भी करते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या इक्वल टू क्या होता है, देखिए अणुओं की अगर संख्या इक्वल टू देखें तो अणुओं की संख्या इक्वल टू जो होता है क्या होता है, भार बटे अणु भार, क्या होता है, भार बटे अणु भार। अगर भार देखें तो कितना दिया है, भार दिया आपका 88 ग्राम, और CO2 का अगर अणु भार की बात करें तो देखिए दोस्तों, CO2 है ना, कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना, देखिए एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 44 हो जाएगा। और जब 44 से यहाँ भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44 गुना 88, यानी कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। देखिए 1 ग्राम में अगर बात करें तो 1 ग्राम में जो 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो अणुओं की संख्या बात करें तो अणुओं की संख्या जो होता है अवगाद्रो संख्या के क्या होता है, समतुल्य होता है, यानी कि हमारा 6.02 10 पे पावर 23 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्जीलियस की परिकल्पना एवं तत्वों का प्रतीक के बारे में है। तो बर्जीलियस की परिकल्पना क्या है, कह रहे निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए प्रतीक 2 अक्षर शामिल होते हैं। देखिए किस तत्वों का प्रतीक 2 अक्षर के शामिल होते हैं। देखिए अगर कार्बन की प्रतीक की बात करें दोस्तों तो कार्बन का जो प्रतीक होता है क्या होता है, C होता है। आयोडीन की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, I होता है। लोहा की बात करें तो क्या होता है, Fe होता है। और फ्लोरीन की बात करें तो क्या होता है, F होता है। तो क्या पूछा प्रश्न में, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं, तो आपको पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर सी में क्या है, प्रतीक में 2 अक्षर क्या है, शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है। किस साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि तत्वों का जो प्रतीक होना चाहिए 2 अक्षर में होना चाहिए। देखिए बर्जीलियस ने ये बात का सुझाव दिया, किसने, बर्जीलियस ने इस बात का सुझाव दिया कि तत्वों का जो प्रतीक होना चाहिए वो कितने अक्षर का होना चाहिए, 2 अक्षर का होना चाहिए। कितने अक्षर का, 2 अक्षर का। देखिए डाल्टन साहब की अगर बात करें तो डाल्टन ने क्या बताया था, परमाणु का सिद्धांत बताया था। लेवेसियर की बात करें तो लेवेसियर क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है, यानी केमिस्ट्री के पिताजी कौन है, लेवेसियर को श्रेय दिया गया है। डेमोक्रेटिस की बात करें तो डेमोक्रेटिस जो थे अणु सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत, अणु सिद्धांत दिए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन जो सही हो जाएगा बर्जीलियस हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बर्जीलियस। डाल्टन जो सिद्धांत दिए थे कौन दिए थे, परमाणु का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, परमाणु का सिद्धांत दिए थे। और लेवेसियर क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है। क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक, तत्व के नाम 1 या 2 अक्षर बने होते हैं। देखिए 1 या 2 अक्षर की जब बात करता है तो किसने कहता है, देखिए 1 या 2 अक्षर की अगर बात करें तो कौन कहते हैं सर, बर्जीलियस कहते हैं। कौन कहते हैं, बर्जीलियस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए अगर जो किस तत्व का सिंबल है इसके बारे में बताना है, किस तत्व का सिंबल है उसके बारे में बताना है, तो इस तत्व का जो सिंबल होता है, देखिए हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है बीच में क्या होता है, ऐसे डॉट लगा दिया जाए ऐसे, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल होता है। गोल्ड की बात करें दोस्तों तो गोला होता है और क्या होता है इसमें G होता है, तो उसे क्या कहते हैं सर, गोल्ड कहते हैं। कार्बन की अगर बात करें दोस्तों तो कार्बन का क्या होता है, पूरा इसको आप कलर कर दें, पूरा क्या करते हैं इसे भर दें, तो किसका सिंबल हो गया दोस्तों, कार्बन का हो गया। किसका हो गया, कार्बन का हो गया। अगर दोस्तों हम बात करें पारा का, किसका बात करें, पारा का सिंबल की बात करें तो पारा का जो दोस्तों सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसे सर्किल और यहाँ डॉट लगा देते हैं, तो किसका सिंबल हो जाता है दोस्तों, पारा का क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है। किसका सिंबल हो जाता है, ये सिंबल किसका है सर दोस्तों, पारा का सिंबल होता है। ये किसका है, कार्बन का, सोना का सर्किल बना के G होता है और हाइड्रोजन का। तो दिया गया प्रतीक किसका हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन का हो गया। दिया गया प्रतीक किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर कैल्शियम की सिंबल की बात करें तो देखिए कैल्शियम का जो सिंबल होता है बड़ा सर्किल और छोटा सर्किल, ये किसका सिंबल हो गया दोस्तों, कैल्शियम का हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से तत्वों का अर्ध धातुओं के संयुग्म का चयन कीजिए।
मतलब अर्ध धातुएं हैं। अर्ध धातुओं का मतलब हो गया कि उपधातुएं कौन कौन है। देखिए अगर दोस्तों पीआरई टेबल में बात करें तो पीआरई टेबल में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है 118 है। कितनी है 118 है, जिसमें से क्या है 92 आपके मेटल हैं, 7 क्या है मेटलाइड है, 7 क्या उपधातु है। अगर मेटलाइड की संख्या की बात करें दोस्तों तो बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और क्या है एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम है। देखिए बोरान है, लिख देते हैं यहाँ पे बोरान है, फिर क्या है दोस्तों, फिर सिलिकॉन है, फिर सिलिकॉन है, फिर क्या है जर्मेनियम है। जर्मेनियम की बात अगर बात करें तो आर्सेनिक है, आर्सेनिक की बात करें तो क्या होगा एंटीमनी, एंटीमनी के बाद देखिए एंटीमनी, एंटीमनी के बाद क्या होगा दोस्तों टेलुरियम हो गया, टेलुरियम के बाद क्या हो गया पोलोनियम हो गया। ये क्या होते हैं 7 आपके उपधातु हैं। कितने उपधातु हैं 7 उपधातु हैं। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होगा दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होगा क्या आपका उपधातु है, क्या हो गया उपधातु हो गया। देखिए 118 में 92 आपका मेटल है, 7 क्या है मेटलाइड है और 19 क्या है आपके नॉन मेटल है, 19 क्या है नॉन मेटल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। देखिए कौन सा तत्व उपधातु की बात करें दोस्तों तो आपका पता है कि एंटीमनी क्या होता है उपधातु होता है, बाकी सबके सब क्या है आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है। देखिए जो तत्व न तो धातु और न तो धातु होते हैं और न ही अधातु होते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है उपधातु कहा जाता है। और उपधातु की बात करें दोस्तों तो क्या आपका जर्मेनियम है। जर्मेनियम क्या होता है दोस्तों उपधातु होता है। क्या होता है जर्मेनियम क्या होता है उपधातु होता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम क्या आपका धातु है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अधातुओं के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है। देखिए अधातुओं के संबंध में अगर बात करें दिए गए कथन में से कौन सा कथन क्या हमारा सत्य है। अगर कथन सत्य की बात करें तो अधातुओं की प्राकृतिक विद्युत ऋणात्मकता होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बंद बनाते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। अधातुएं जो क्या होती हैं, अधातुएं अगर बात करें दोस्तों तो अधातुएं जो होती हैं वो एक तरह से मानिए कि वो क्या होती हैं पुअर होती हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और धातुएं क्या होती हैं दोस्तों, धातुएं क्या होती है रिच होती हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं डोनेट करती हैं। मेटलाइट के पास की बात करें दोस्तों तो मेटलाइट के पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि उपधातुओं के पास ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति होती है और दान करने की भी प्रवृत्ति होती है। तो अधातुएं क्या होती हैं विद्युत ऋणात्मकता होती हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर जो चार्ज होता है कैसा आता है सर माइनस चार्ज आता है। कैसा चार्ज आएगा माइनस आता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित कौन सी उपधातु नहीं है। देखिए कौन इसमें उपधातु नहीं है। अब 7 आपको उपधातु बताया गया, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये 7 आपके क्या होते हैं उपधातु होते हैं। देखिए 7 आपके क्या होते हैं उपधातु होते हैं। कौन कौन है तो बताया गया बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो देखिए सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम, अगर जर्मेनियम भी है क्या आपके उपधातु में, आर्सेनिक भी है क्या एंटीमनी भी है, टेलुरियम है और पोलोनियम भी क्या उपधातु है। देखिए तो आर्सेनिक भी हो गया आपका उपधातु है और एंटीमनी भी क्या उपधातु है। लेकिन सेलेनियम जो दोस्तों ये क्या है उसका उपधातु नहीं है। क्या है उपधातु नहीं है। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और बाकी सभी ऑप्शन हमारे क्या है गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। कौन सा इसमें धातु नहीं है, यानी कि धातु नहीं है तो क्या होगा उपधातु होगा। देखिए लेड है, शीशा उपधातु होता है, स्कैडियम भी क्या उपधातु, गैलियम भी क्या उपधातु है। लेकिन सिलिकॉन जो है दोस्तों क्या है आपका, सिलिकॉन क्या है, देखिए सिलिकॉन आपका उपधातु है। क्या है उपधातु है। तो कह रहे धातु नहीं है तो यानी कि डी ऑप्शन जो हमारे क्या हो जाएगा उपधातु है, बाकी सबके सब क्या है हमारे धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मकता होती है, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन को सही व्याख्या करता है। धातुएं, देखिए जो धातुएं होती हैं विद्युत धनात्मकता होती है। विद्युत धनात्मकता कैसे आता है, जब कोई धातु क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है प्लस चार्ज आता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन के निकलने की बात करेगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। देखिए धातुएं ऋणायन बनाने के, देखिए धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करती, इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं डोनेट करती हैं। तो बात क्या हो गया हमारा गलत हो गया।
अगला जो ऑप्शन कह रहे हैं धातुएं ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। देखिए ऋणायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागती हैं, धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। तो ये भी बात हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, ग्रहण नहीं करती हैं, त्यागती हैं। ये भी बातें क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, ये बातें क्या हमारा सही है, यानी कि इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि प्राकृतिक विद्युत धनात्मकता होता है, किसकी प्राकृतिक विद्युत धनात्मकता होता है। तो आपको बताया गया है कि धातुओं की जो प्राकृतिक होती है वो तो कैसा होता है दोस्तों, जो धातुओं की प्राकृतिक होती है वो कैसा होता है, विद्युत धनात्मकता होता है। ठीक है, अधातुओं की प्राकृतिक कैसा होता है, ऋणात्मकता होता है। कैसा होता है, ऋणात्मकता, क्योंकि अधातुएं क्या करती हैं दोस्तों, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे धातुओं का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसमें तार के रूप में डाला जा सकता है। देखिए चालकता क्या होता है, एक एक को एक्सप्लेन कर देते हैं। चालकता किसी धातु का वह गुण होता है जिसके कारण उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिस धातु में जितनी ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसकी चालकता उतनी क्या होती है, अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो कॉपर आपका क्या होता है, सबसे अधिक चालकता होती है। कॉपर से पहले भी होता है किसका, सिल्वर का होता है। कॉपर से पहले क्या होता है, सिल्वर का होता है, लेकिन सिल्वर बहुत कॉस्टली है तो हम वायर में क्या करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो चालकता समझ में आ गया। धातुओं के अंदर विद्युत धारा का फ्लो होने का गुण क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। ठीक है, अगर सारंधता की बात करें, सारंधता की बात करें दोस्तों तो सारंधता क्या होता है, सारंधता की बात करें तो उसके अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन का न फ्लो होना। ठीक है, तन्यता की बात करें दोस्तों तो तन्यता जो होता है, तन्यता किसी धातु का वह गुण होता है जिससे क्या करते, हिट करके कितने पतले तार के रूप में हम खींच सकते हो, क्या होता है, तन्यता होता है। जैसे बात करें दोस्तों, अगर गोल्ड का 1 ग्राम क्या है, गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड में लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितने लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धिता क्या होता है, आघात वर्धिता जो दोस्तों होता है धातुओं का वह गुण होता है जिसे धातुओं पर हैमरिंग करते हैं वो पतले शीट के रूप में फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आघात वर्धिता कहते हैं। तो पतले तार के रूप में खींचना यानी कि हमारा तन्यता क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आघात वर्धिता क्या होता है, धातुओं को पतले चादर के रूप में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है दोस्तों, आघात वर्धिता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा प्रकृति में विद्युत धनात्मकता होती है। देखिए प्रकृति में विद्युत धनात्मकता की बात करें तो कौन सा होता है, धातुएं जो होती हैं प्रकृति में क्या होती है, विद्युत धनात्मकता होती हैं। अधातुएं क्या होती है, ऋणात्मकता होती हैं। उपधातु में क्या होता है, उनके अंदर धनात्मकता और ऋणात्मकता दोनों के बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, यानी कि गुण होते हैं।